कि अभी हम क्विकली इकोनॉमिक सिस्टम कर लेते हैं इस्लाम का, क्योंकि बहुत टाइम लगा दिया है हमने पॉलिटिकल सिस्टम पे। इकोनॉमिक सिस्टम जो है इस्लाम का माशी निज़ाम है, जिसको हम कहते हैं। इसकी खूबी क्या है कि जो कम्युनिज्म की गुड प्रॉपर्टीज हैं, कोई उसकी जो वर्च्यूज हैं, और जो कैपिटलिज्म की वर्च्यूज हैं, दोनों के ब्लेंड से, दोनों के इम्तजाज से जो सिस्टम बनता है, उसको हम इस्लाम का माशी निज़ाम, इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन स्टेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है। स्टेट इंटरवेंशन भी है मार्केट के अंदर, लेकिन इस हद तक नहीं है कि सिर्फ स्टेट रेगुलेटेड ही हो। शख्सी आजादी, इंडिविजुअल फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट किया गया है। इंडिविजुअल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग को भी प्रेफर किया गया है। ठीक है। तो ब्लेंड है, इम्तजाज है कम्युनिज्म का और कैपिटलिज्म का। ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम के अगर आप फीचर्स देखें, तो सबसे पहले हम स्टेट लेवल के ऊपर देखते हैं, फिर इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे स्टेट का रोल क्या है इकोनॉमी के अंदर। देखिए, फीचर जब भी आपने देखने हैं ना, तो क्या चीजें होती हैं। एक तो ये कि इनकम कहाँ से होगी, उसको स्पेंड कहाँ करना है। ठीक है। ये दो मेन चीजें होती हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है, क्या कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, और कैसे उसको तकसीम कर रहे हैं। स्टेट का क्या रोल है? स्टेट का जो है, सबसे पहले स्टेट अगर है तो स्टेट की अपनी इनकम कहाँ से होगी इस्लामिक पॉलिटिक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर? जक़ात से होती है। ठीक है। जक़ात की 2.5% जो है वो रेशो है। जक़ात का पूरा अलग हमने टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, तो आपको पता है वैसे भी इसके बारे में। फिर उशर है, बाउंटी, मौल गनीमत को कहते हैं, खिराज होता है। ठीक है जी। जो उशर होता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे होता है। ठीक है। जो पैदावार होती है, ज़रूरी पैदावार, उसके ऊपर होता है उशर। जबकि खिराज जो होता है वो लैंड के ऊपर होता है, जमीन के ऊपर होता है। ठीक है। दोनों एग्रीकल्चरल टैक्सेस समझ लें आप, काइंड ऑफ हैं। लेकिन उश्र जो होता है वो जमीन का होता है। उश्र जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, सॉरी, और खिराज जो होता है वो लैंड के ऊपर। ठीक है। जो आर्टिफिशियली एग्रीगेटेड होती है उसके ऊपर 5% होता है, जो नेचुरली होती है उसके ऊपर 10% होता है, खिराज जो होता है। ठीक है। और उशर जो होता है वो 1/10 ही होता है, यानी 10% ही होता है। 10th पार्ट जो होता है, 10वां हिस्सा जो होता है पैदावार का, प्रोड्यूस का, वो अल्लाह ताला का, मतलब जिसको कहते हैं खुदा का हिस्सा निकालना, लोगों में तकसीम के लिए होता है। बाउंटी, अच्छा, बाउंटी और आगे फै लिखा हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस बता दूं। बाउंटी माली गनीमत जो जंग के बाद आपको हासिल होता है, मतलब आपने एनिमी को ओवर पावर कर लिया, डिफीट कर दिया, तो उसके बाद जो भी माली गनीमत होता है वो उसको बाउंटी कहते हैं, माली गनीमत कहते हैं। जबकि फै जो होता है कि जो बगैर किसी कॉन्केस्ट के, बगैर किसी लड़ाई के पता हो जाए, और उस पर जो आपको वहां की जमीनें, बागात होते हैं वो मिलते हैं, उसको फै कहते हैं। फे और जो बड़ी ये लिखते हैं फै, इसको इस तरह से लिखा जाता है। मेरे पास उर्दू के नोट पड़े हुए हैं, मेरे ख्याल में एक अमरीन की उर्दू में, मैं सेंड कर दूंगी उर्दू में भी। उसको फै लिखते हैं। फिर टैक्सेस भी स्टेट जो है वो लगा सकती है। ठीक है। टैक्स भी लगाया जा सकता है। जो टैक्स लगाने की बात है, ये आप अगर देखें तो हजरत उमर के दौर में कुछ साहबियों ने बताया उनको कि इस तरह से हम जब इराक शाम जाते हैं तिजारत के लिए, तो वो हमसे टैक्स लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर हम भी जो है वो आएंगे तिजारत के लिए, तो हम भी उन पर टैक्स लगाएंगे। इसके अलावा भी स्टेट, ये तो नॉन मुस्लिम की बात होगी, ट्रेड की बात होगी, अब मुस्लिम्स के ऊपर भी टैक्स लगाया जा सकता है, स्टेट के जो स्पेंडिंग है उसको पूरा करने के लिए। स्पेंडिंग देख लें, आपको समझ आ जाएगी स्पेंडिंग जो होती है उसमें क्या क्या चीजें हैं। सैलरीज हैं, सैलरीज किनकी होंगी? जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए होते हैं, जिसमें इवन आर्मी के लोग जो होते हैं पर्सनल, वो भी आ जाते हैं। डिफेंस है, डिफेंस के ऊपर जो होता है वो स्टेट लेवल हमेशा होता है, प्राइवेट हाथों में इसको नहीं देना होता है। जो इस्लाम के सिस्टम है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक दोनों को मिक्स, इसके अंदर ये दायरा, ये चीज आ जाती है। उसके ऊपर स्पेंड करना होता है। सोशल वेलफेयर के कामों पे स्टेट ने स्पेंड करना होता है। प्रोवाइडिंग मिनिमम सस्टेनेंस टू द नीडी, ये जो जक़ात आपकी आ जाती है, सदकात, जक़ात सदकात आ जाते हैं। इसके अलावा जो आपके अहलुल बैत हैं उनके ऊपर जक़ात सदकात तो नहीं लगते हैं, लेकिन जाहिर है उनको भी एक वजीफा दिया जाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुताहरात थी उनको, उनके घराने को।
ठीक है, प्रीचिंग ऑफ इस्लाम के ऊपर, इस्लाम की तबलीग के लिए जो रकम का जो खर्च करना है वो भी स्टेट की जिम्मेदारी होती है। यानी उसको लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना, इजी बनाना, उसके लिए मदारिस खोलना। ठीक है, तो तालीम का जो इंतजाम होता है, इवन वो सिर्फ इस्लामिक नहीं, दूसरी भी वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी जिंदगी में इस चीज को इंश्योर किया। आपके बाद जो है हजरत जितने भी खलीफा थे उन्होंने इस चीज को इंश्योर किया। तो एजुकेशन जो थी लोगों को दी जाती थी, और स्टेट जो है वो इसकी जिम्मेदारी उठाती थी। सोशल वेलफेयर के कामों में बाकी सारी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पॉलिटिकल सिस्टम में भी वो सारे जो काम होते हैं, रोड का बनवाना, पुलिस का जो महकमा होता है उसको मेंटेन करना, पोस्टल सिस्टम जो है, फिर उसके बाद आपके हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, मुसाफिर खाने उस टाइम पर होते थे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये स्टेट की जिम्मेदारी होती हैं। फिर स्टेट का रोल मार्केट कंट्रोल में क्या होता है? स्टेट ने कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है लिजिटिमेट बिजनेसेस की। जो चीजें हलाल हैं उनकी बै बै बे बे ये आइन बै, आप अगर इंग्लिश में भी लिखते हैं तो जो टर्मिनोलॉजीज हैं अगर आप वही रखते हैं ना अरबी वाली, तो ज्यादा बेहतर होता है। अगर इसको आप इसी वर्ड को इंग्लिश में रोमन में लिखेंगे तो बे, बी ए आगे कॉमा आई और एश, बै लिखेंगे। तो जो जो चीजें हलाल हैं उनकी बै भी हलाल है, हराम चीजों की बै हराम होती है, और फिर मकरूह की मकरूह हो जाएगी। समझ आ रही है इस बात की? जैसे शराब हराम है तो शराब का बिजनेस भी हराम है। ठीक है, और स्टेट का काम क्या है कि वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे हलाल बिजनेसेस जितने हैं उनके लिए। वो कैसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी कि मतलब एक तो प्रोटेक्ट करेगी, किसी किस्म की होर्डिंग प्रॉफिटिंग वगैरह ना हो, नाप तोल में कमी ना हो। ठीक है, मार्केट जो है उसका एनवायरनमेंट मेंटेन हो। ठीक है, उसके लिए जो है वो स्पेशल मार्केट कंट्रोलर जो है वो भी मुकर्रर कराए किए थे हजरत उमर ने। इसके अलावा जो पुलिस का महकमा होता था वो भी, वहां से जो लोग होते थे वो भी ये काम करते थे, और फिर जो उस जगह का गवर्नर होता था वो भी इसको इम्प्लीमेंट करवाता था। ठीक है, फिर उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल और मेजरमेंट, नाप तोल में कमी ये नहीं होनी चाहिए, और क्वालिटी कंट्रोल के चीज खालिस होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी वही होनी चाहिए जो आप कहकर बेच रहे हैं। देखें, क्वालिटी कंट्रोल में दो चीजें होती हैं, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होती हैं, एक जो है वो यूजेबल प्रोडक्ट होती है। कंज्यूमेबल मतलब जो खाने पीने की अशिया होती है, अशियाए खुर्दनोश जिनको आप कहते हैं। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट की क्वालिटी तो मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन जो यूजेबल प्रोडक्ट होती हैं उनकी क्वालिटी आप छुपा नहीं सकते। आप जो बेच रहे हैं वही बता कर बेच, ये होता है क्वालिटी कंट्रोल। फिर जक़ात सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करना, जक़ात हमेशा स्टेट लेवल पर ही होती है। जो लोग कहते हैं हम खुद कर लेंगे, या स्टेट लेवल पर नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, और इसको स्टेट लेवल पर ठीक करने की जरूरत है। बजाय इसके कि हम सब अपनी जक़ात खुद देना शुरू कर दें, जरूरत यह है कि इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम उसको राइज किया जाए, और उसके अंदर जो जक़ात का सिस्टम है उसको ठीक तरह से राइज किया जाए, ताकि ये पॉवर्टी खत्म हो। अदरवाइज हर कोई अपनी तरफ से बेशक देता रहे ना, वो तो सदकात भी लोग देते हैं, खैरात भी देते हैं, जक़ात स्टेट लेवल पर होती है। फिर डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या है? जाहिर है इंटरेस्ट फ्री है, बिजनेस ओरिएंटेड मॉडल, मैंने इसलिए स्पेसिफिकली लिखा है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कहा कि तिजारत करो, तिजारत में नफा है। कुरान मजीद में इस पे बार बार जोर दिया गया। उजरत पे जाहिर है काम किया जा सकता है, उनके राइट्स को, लेबर के राइट को भी प्रोटेक्ट किया गया है। कहते हैं कि आप उसकी मजदूरी उजरत जो है उसको दे दें उसका पसीना खुश होने से पहले, लेकिन बिजनेस को प्रेफर किया गया, क्योंकि इकोनॉमी तो इसी से ग्रो होती है ना। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात है, बायर और सेलर दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, वेल्थ एक्यूमुलेशन नहीं है, गर्दिश दौलत है इसके अंदर। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल्स एक तो आपको सारी मिल जाती हैं, जितनी खवातीन थी वो सब कारोबार करती थी, हजरत खदीजा हूँ, ठीक है, फिर हजरत सौदा थी वो चमड़ा रंगने का काम किया करती थी। ठीक है, तो इसी तरह से मतलब ये सारी खवातीन जो हैं वो कर रही थी। एक एग्जांपल आप ये दे सकते हैं। दूसरा ये कि कुरान मजीद में है जो कुछ मर्दों के लिए वो जो उन्होंने कमाया, और औरतों के लिए वो जो उन्होंने कमाया।
आगे ये रेफरेंस इंग्लिश में भी ट्रांसलेटेड लिखा हुआ है, डोंट वरी। तो इसलिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं है, बायर सेलर दोनों के राइट, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किया गया है, हर किसी के लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज हैं, और बिजनेस ओरिएंटेड मॉडल है, इंटरेस्ट फ्री मॉडल है। अब इस्लाम में बिजनेस का तरीका क्या है? सबसे पहले डोंट्स ऑफ वे मैंने लिखी, क्या नहीं करना। यू कैन नॉट सेल व्हाट यू डू नॉट ओन। जो चीज अभी आपके पास आई नहीं है ना, वो आप नहीं बेच सकते। यू कैन नॉट सेल व्हाट यू डू नॉट ओन। इसका आगे रेफरेंस भी लिखा हुआ है इमाम मालिक का। गैम्बलिंग नहीं कर सकते, हराम चीजों का बिजनेस नहीं कर सकते, जुम्मे की नमाज के वक्त तिजारत करना मना है, मनी स्पेकुलेशन नहीं कर सकते हैं, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, जखीरा अंदोजी, ठीक है, इलेजिटिमेट प्रॉफिट, नाजायज मुनाफा, इलेजिटिमेट प्रॉफिटिंग, नाजायज मुनाफाखोरी, ठीक है, झूठ बोलकर चीज बेचना, कंज्यूमेबल गुड्स पे इंस्टॉलमेंट नहीं होती। फिर खुर्दनोश की जो चीजें होती है, कंज्यूमेबल गुड्स पे इंस्टॉलमेंट नहीं होती, ये देख लें, ठीक है। नीचे क्योंकि मैंने लिखा हुआ है अगेन, हलाल वे के अंदर इंस्टॉलमेंट अगेन, तो इस चीज को डिफरेंशिएट करना है यहाँ, ठीक है। अच्छा जी, नीचे हमारे पास है हलाल वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, फेयर एंड स्क्वायर डील, ट्रेडिंग हलाल गुड, ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के दो तरीके होते हैं, मुजारबत होती है या मुशारकत होती है। एक में जो है दोनों पार्टीज इन्वेस्ट कर रही हैं और वो अपना प्रॉफिट जो होता है उसको, उसका जो शेयर होता है वो डिफाइन कर लेते हैं, और ये मुशारकत होती है। मुजारबत में ये होती है कि एक बंदा अपना प्रॉफिट लगाता है, इन्वेस्ट करता है, और दूसरा जो है वो अपना सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसमें भी वो दोनों अपना जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो फिक्स कर लेते हैं, लेकिन वन कैन नॉट हैव अ प्रॉफिट मोर देन व्हाट ही इन्वेस्टेड। ये जब प्रॉफिट शेयर डीलिंग वगैरह करते हैं उसके लिए होता है। इन जाए बहुत ज्यादा निटी ग्रिटीज होती हैं, हम हर चीज की डेप्थ में नहीं जा सकते, लेकिन आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। लीज सिस्टम होता है, लीज सिस्टम को उर्दू में कहते हैं जी अजारे का निजाम, किसी चीज को उधार देना, ठीक है, अजारे का निजाम लीज सिस्टम भी है। लीज सिस्टम में भी अगेन दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। अगर कोई चीज लीज पे दे दी गई है तो ऐसा नुकसान है, कोई हो गया है, जिसने जो चीज लीज पे ली है जिसमें उसके कोई हाथ नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से वो चीज, वो मसला नहीं हुआ, तो वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। समझ आ रही है बात की? जैसे अगर किसी के मकान में आप रह रहे हैं, या किसी से आपने कोई और चीज उधार ली है, उसको आग लग गई है, कोई कुदरती आफत आ गई है, कोई ऐसा मसला हो गया है, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके लिए वो शख्स जिम्मेदार नहीं हो। इंस्टॉलमेंट जो है वो यूजेबल प्रोडक्ट पे हो सकती है, ठीक है। इसमें भी कुछ को कहा कि नजदीक जायज, ये जायज नहीं है, लेकिन मोस्टली जो स्कूल ऑफ थॉट है वो इसको जायज समझते हैं। इस्लाम में तीसरी चीज है कि आपने पैसा खर्च कैसे करना है। एक इंडिविजुअल लेवल की बात होगी ना, स्टेट की तो हमने बता दिया कि स्टेट में कैसे खर्च करना है। सबसे पहले तो ये कि ईट एंड ड्रिंक एंड डू नॉट ट्रांसग्रेस एंड अल्लाह डज नॉट लाइक ट्रांसग्रेसर। खाओ और पियो लेकिन हद से ना बढ़ो, बेशक अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाता, ठीक है। ये नहीं अपने ऊपर खर्च करना। इससे हमने क्या डिराइव किया, अपने ऊपर खर्च करना जायज है। फिर फैमिली के ऊपर, तुम में से बेहतर वो है, द बेस्ट अमंग यू इज द वन हु इज बेस्ट फॉर हिज फैमिली, ठीक है। और जो वुमेन है उसकी तो सारी स्पेंडिंग वैसे भी मर्द के जिम्मे होती है, बेशक वो जो कमाए वो उसका। और फिर कहते हैं कि वो इस्लाम राइट्स नहीं देता, इस्लाम तो ज्यादा राइट्स देता है। वो जो कमाए वो उसका, और जो मर्द कमाए उसकी कमाई में भी औरत का। स्पेंडिंग ऑन फैमिली हो गया, स्पेंडिंग ऑन नेबर्स है। तुम, इसमें नेबर के हकूक का इस हद तक कहा गया है कि, यानी अगर एक शख्स, कहते हैं नबी वसल्लम की हदीस है कि खुद पेट भर के खाए और उसका जो पड़ोसी है वो भूखा सोए, तो वो हम में से नहीं है, इज नॉट, वो हम में से नहीं है, इज नॉट अमंग अस। स्लेव्स के ऊपर, जो तुम खुद खाओ वो उनको खिलाओ, जो खुद पहनो वो उनको पहनाओ। ऑर्फन्स के लिए, ठीक है। इस्लामिक स्पेंडिंग और वेस्टर्न स्पेंडिंग के, फाइनेंशियल सिस्टम की स्पेंडिंग में डिफरेंस क्या है?
उसमें एक्स्ट्रावेगेंस है, नुमाइश है, जिसकी वजह से लस्ट ऑफ वेल्थ एंड मटीरियलिज्म होता है। मादा परस्ती, मटीरियलिज्म क्या होता है? मादा परस्ती, जो बेशक इंग्लिश में भी समझ अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट यू मस्ट बी नोइंग दीज सिंपल टर्म्स इन उर्दू, बिकॉज आपको अगर कभी पीएमएस देना पड़ जाए ना, तो मोस्टली लोगों को उर्दू ही नहीं आती होती। और वैसे भी पाकिस्तान में रहते हुए कम से कम आपको उर्दू तो आनी चाहिए, इधर यू आर पंजाबी, सिंधी, बलूची और पठान। फिर उनका कोई सोशल जस्टिस का सिस्टम नहीं है, जैसे ऑर्फन्स के, स्लेव्स के हकूक, स्लेव की स्पेलिंग सॉरी यहाँ गलत हो गई, नेबर्स के हैं, फैमिली के हैं। फिर ये कुछ रेफरेंसेस हैं, ये आप देख लीजिएगा। ये सारे वही हैं जो कि मैं पहले बोल चुकी हूँ। वअहल्लल्लाहुल बैय व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने खरीदो फरोख्त को हलाल और रिबा यानी सूद को हराम करार दे दिया है। ठीक है। अल्लाह हैज परमिटेड ट्रेड एंड हैज फॉरबिडन इंटरेस्ट। और फिर उसके बाद सूरह जुम्मा की आयत है, एंड हु यू हैव बिलीव्ड व्हेन अजान इज कॉल्ड फॉर द प्रेयर ऑन द डे ऑफ जुम्मा देन प्रोसीड टू द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह एंड लीव ट्रेड। ठीक है। जुम्मे की नमाज की अजान दी जाए तो अल्लाह की याद में खड़े हो जाओ और तिजारत को छोड़ दो। सूरह बकरा, ये अगली है। और वो तुमसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, कह दो कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, बावजूद इसके कि इसमें लोगों को नफा होता हो, लेकिन इसमें जो गुनाह है वो ज्यादा है, मतलब नुकसान इसमें ज्यादा है। फिर सूरह निसा में औरत के हकूक के बारे में, इकोनॉमी के अंदर, देन सॉरी बार्गेनिंग के बारे में, और बाइंग के बारे में। जब आप बार्गेन करते हैं आप अपना प्रॉफिट छुपा भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप झूठ नहीं बोल सकते। समझ आइए बात की। यू कैन नॉट टेल व्हाट यू आर अर्निंग आउट ऑफ इट, बट यू कैन नॉट से कि मुझे इसमें इतना फायदा ही नहीं है। वो हदीस लिखी हुई है, वो आप देख लीजिएगा। फिर इसी तरह से सूद के बारे में दिन दोबारा आता है, लानत है इस शख्स पर जो कि सूद खाता है, जो लिखता है, जो खिलाता है, जो उस पर गवाही देता है। सही मुस्लिम की हदीस है। फिर नाप तोल में कमी के हवाले से सूरह मुतफ्फिफीन है, वो लोग गर करने वाले हैं। वो टू दोज हु गिव लेस, ये नबी सल्लम की हदीस भी है कि नाप तोल में कमी ना करो, तुमसे पहले कौमें नाप तोल में कमी की वजह से तबाह हो गई। अभी ये एक पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास रेफरेंसेस आ गए हैं, ये आप सारे देख सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। मैं आपको ये शेयर कर दूंगी प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन आया था, हाउ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न फाइनेंशियल वर्ल्ड, ऑल द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, सॉरी। इस्लाम का माशी निजाम जो दुनिया में मसाइल हैं उनका कैसे हल कर सकता है? तो देखें, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने क्रैमिंग की होती है, रूट लर्निंग की भी होती है, या उन्होंने इस एस्पेक्ट से तैयारी नहीं की होती, वो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो यही तो डिफरेंस है जो कि हम अपने सेशन के अंदर करेंगे, कि हम जो पास्ट पेपर में जितने भी एस्पेक्ट आए हुए हैं किसी टॉपिक से रेलेवेंट, वो हम कवर करेंगे। एक से दो मैं आपको करवाऊंगी और बाकी मैं आपको असाइनमेंट दूंगी जो कि आपने करने होंगे। और वो असाइनमेंट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि किसने, बच्चे ने इसको किस तरह से डायसेक्ट किया है और कौन सा आइडियल वे था इसको डायसेक्ट करने का। हाउएवर देयर इज नो आइडियल वे, हर सवाल को आप दो से तीन तरह से कर सकते हैं, बट बेस्ट वे हम इसको कह सकते हैं क्या हो सकता था उसको सॉल्व करने का। अब इस्लाम का जो इकोनॉमिक सिस्टम है मॉडर्न वर्ल्ड के सारे मसाइल का हल है, कैसे है? पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर आप इश्यूज लिखेंगे मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम के। मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिज्म है ना, कैपिटलिज्म का इशू क्या है? एक्सट्रैक्टिव इन नेचर है। ठीक है। स्टेटस को, एलीट को प्रिफर करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं हो रही है, इनकम इनक्वालिटीज बढ़ती जा रही है, स्पेकुलेशन, मार्केट स्पेकुलेशन होती है, एक बबल क्रिएट होता है, बबल ब्रस्ट हो जाता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाते हैं। यही हुआ था 2008 के अंदर, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में भी यही हुआ था। मनी बबल क्रिएट होता है, फिर वो ब्रस्ट हो जाता है। तो इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो इन सब मसाइल का हल है। कैसे है कि इसके अंदर कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म दोनों के वर्च्यूज हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये एथिकल है, सोशली रिस्पॉन्सिबल। एथिकल आ जाता है ट्रेडिंग और डीलिंग के बिना, क्योंकि एथिकल सिस्टम है, आप झूठ बोल के, किसी को धोखा दे के पैसा नहीं कमाते हैं, इस वजह से किसी का नुकसान नहीं होता। तो एट द एंड ऑफ द डे कुछ लूजर्स और कुछ विनर्स नहीं होती, जो बेनिफिट होता है वो इक्वली शेयर होता है एथिकल डीलिंग्स के अंदर। ठीक है। फिर सोशली रिस्पॉन्सिबल है,
सोशली रिस्पॉन्सिबल है कि इसका मतलब ये है कि आप जो डाउन टू अर्थ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसको भी एड्रेस कर रहे हैं, सदकात के जरिए, फितराने के जरिए, ज़कात के जरिए। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है क्योंकि इंटरेस्ट बेस नहीं है, क्योंकि गैम्बलिंग उसमें नहीं है। ठीक है। ये गैम्बलिंग, लॉटरी, इंटरेस्ट, मन स्पेकुलेशन, इन सब चीजों को हराम करा दिया गया, और यही सारी चीजें फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी लेकर आती। तो इसीलिए ये स्टेबल सिस्टम, रिस्क शेयरिंग होती है। मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, कैपिटलिज्म के अंदर, बैंकिंग देखिए ना, सारी प्रॉफिट शेयरिंग पे है। तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग तो लॉस भी तो किसी के हिस्से में आता है ना। फिर पैसे से जब पैसा बनना शुरू हो जाता है तो नीचे से जो लोग होते हैं उनको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। इसी तरह से लीज सिस्टम में जो रिस्क शेयरिंग है, वो जो है, जो चीज अजारे पे ले रहा है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। फिर बिकॉज यू कैन नॉट सेल बट यू कैन नॉट ओन, इससे भी दोनों का फायदा है, बायर का भी और सेलर का भी। ये ये भी एक बड़ा गैम्बल ही होता है ना। हो सकता है जो सेल कर रहा है उसी को बाद में नुकसान दे जाए वो चीज। जब ये सारी चीजें मना हो की गई हैं तो उसके साथ साथ एम्फेसिस किस चीज पर है? रियल इकोनॉमी के ऊपर, मतलब इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, मेहनत के ऊपर, जायज मुनाफा कमाने के ऊपर, और वो किस तरह से एग्रीकल्चर में, ट्रेड में। ठीक है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक तो ये वुमेन को इंक्लूड किया गया है। दूसरा ये कि पहले स्लेव्स वगैरह को इजाजत नहीं होती थी, या जो है अनटचेबल्स को बहुत सारी जगहों पर इजाजत नहीं होती थी कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में अपना रोल प्ले कर सकें। तो ऑल एंड सन्ड्री इज इनवाइटेड टू डू एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, क्योंकि इस्लाम का जो सिस्टम है वो आपको इस जमीन में जितनी लग्जरीज हैं उनको एज अ ट्रस्ट आपको के कॉन्सेप्ट के तौर पर देता है, कि आपको अमानत के तौर पर दी गई है। तो फिर इसलिए आप उनको नाजायज इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वैसे भी फसलों को तबाह करना, जमीन में तबाही बर्बादी, हर चीज से मना किया गया। एसेट बेस्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर फोकस करता है, मतलब इस्लामिक बैंकिंग जो का कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद जो आपके पास सिस्टम आता है इस्लाम का, जिसमें आप यूजेबल प्रोडक्ट को इंस्टॉलमेंट पे देते हैं। फिर ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सका? एक तो ये कि मुस्लिम दुनिया की आपस में इतनी ज्यादा राइवलरीज हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए इतने डिटर्मिन्ड ही नहीं है, इस वजह से हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते हैं। दूसरे जो है वो एक वेस्टर्न डोमिनेंस है, वेस्टर्न हेजेमनी है, जिसको हम चैलेंज नहीं कर सके हैं। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? ठीक है, जाहिर है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप पहले हर मुस्लिम कंट्री अपने स्टेट लेवल पे करेगा, फिर वो अपनी इकोनॉमी को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेकर जाएगा। ओआईसी के लेवल पर आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं, अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। ऑयल आपके पास है, आप उसको अपने बैंकिंग सिस्टम के साथ जो है वो एसोसिएट कर सकते हैं, और स्लोली और ग्रेजुअली आप इसको सारी दुनिया में नाफिज कर सकते हैं। फिर चाइना भी तो यही कर रहा है ना, वो भी तो अपनी करेंसी इसी तरह से मार्केट में लेकर आ रहा है, वो भी जो अपने रूल्स जो है वो इसी तरह से लेकर आ रहे हैं दुनिया के अंदर। जब आप दुनिया को कुछ कमा कर देते हैं, जब आप स्ट्रांग होते हैं, तो फिर लोग आपके सिस्टम को फॉलो करते हैं। फिर आपने इसको कंक्लूड कर देना। ये रेफरेंसेस हैं जितनी हमने पीछे बात की इस्लाम के इकोनॉमिक सिस्टम के। अच्छा, ये एक स्लाइड है जिसके उर्दू में रेफरेंसेस देना मैं भूल गई हूँ, तो ये आप अभी मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी।